डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सबों को हमारे केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए पूरा होल चैप्टर सॉलिड स्टेट का पूरा चैप्टर एक वीडियो में लेके मैं आया हूँ। वैसे सभी छात्र जिसका पहला चैप्टर नहीं पढ़ पाए हों या छूट गया हो, उन सभी बच्चे को यह चैप्टर देखने की आवश्यक है। अगर यह आप पूरा होल चैप्टर आप देख लेते हैं तो यह सॉलिड स्टेट चैप्टर आपका कमांड हो जाएगा। इसीलिए शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो से, और एक एक चीज को हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हम इस वीडियो में आपको बतलाए हैं, तो थोड़ा देखिएगा। तो पहला चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि सॉलिड कहते किसको है, ठोस होता क्या है। तो ठोस हम वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका आयतन निश्चित हो, इसीलिए यहाँ हम लिखे हैं विच हैविंग डिफिनिट वॉल्यूम एंड विच हैविंग डिफिनिट शेप, जिसका निश्चित आयतन तथा निश्चित आकार हो। मीन्स द सबस्टांस विच हैविंग डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप इज नोन एज सॉलिड। जितना भी सारा चीज है, चाहे वो आपका वुड है, चाहे वो आपका आयरन है, चाहे आपका स्टोन है, these all are example of solid। तो कहने का मतलब ठोस वैसे पदार्थ जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है, which having definite volume and definite shape। यहाँ हम स्ट्रक्चर से दिखलाए हैं डियर स्टूडेंट, जरा देखिएगा कि ठोस में एटम आयंस कितना क्लोजली पैक्ड है, एकदम क्लोजली पैक्ड है। आपका एटम एकदम काफी सटे सटे होते हैं, जिसके कारण अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान बहुत अधिक होता है। तो यहाँ हम ठोस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ अभिलाक्षणिक गुणों का चर्चा किए हैं कि व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड। ठोस के कौन कौन से मुख्य अभिलाक्षणिक गुण। तो पहला गुण हम चर्चा किए हैं कि इनमें रिजिडिटी होता है। रिजिडिटी का मतलब वह कठोरता होता है, कठोर होता है, इट बिकम हार्ड। दूसरा कहते हैं कि इसमें इनकम्प्रेसिबिलिटी मीन्स असंपिंडीयता। असंपिंडीयता का मतलब हुआ डियर स्टूडेंट विच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, जिसे दबाया नहीं जा सकता है। तो दूसरा प्रॉपर्टीज है। तीसरा प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि विच हैविंग डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप, जिसका आयतन तथा आकार निश्चित हो। क्लियर है। चौथा पॉइंट है हाई इंटरमोलेक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। हाई इंटरमोलेक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन का मतलब हुआ कि उच्च अंतर आणविक आकर्षण बल होना चाहिए। क्योंकि आप ये चीज नोटिस कि जब एटम आप काफी क्लोजली है, काफी सटा हुआ है, तो इसका मतलब अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होगा वो बहुत अधिक होगा। इसीलिए हम यहाँ लिखे हैं चौथा पॉइंट पे हाई इंटरमोलेक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन मीन्स उच्च अंतर आणविक आकर्षण बल होता है। और सबसे लास्ट लिखे हैं कि दो अणुओं के बीच जो जगह जो छूट रहा है, इंटरमोलेक्यूलर स्पेस, अंतर आणविक दूरी, वो बहुत कम होता है। तो कहने का मतलब दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। ठोस को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड का मतलब हुआ ठोस का वर्गीकरण। तो डियर स्टूडेंट, ठोस को हम दो भागों में विभाजित किए। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। पहला नंबर है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस, जिसको हम वास्तविक ठोस भी कहते हैं। क्लियर है। दूसरा है आपका एमॉर्फस सॉलिड, जिसको हम कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको हम आभासी ठोस भी कहते हैं। तो जरा सा गौर कीजिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप देखिए कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितना रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है, एक निश्चित व्यवस्था में, एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। तो कहने का मतलब यहाँ आप देखिए कि दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच एकदम नियमित पैटर्न में आपका सजा हुआ है, जिसके कारण इसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। which are arranged in regular pattern and which having the definite geometrical shape is known as crystalline solid। तो जिसमें अवयवी कण एक निश्चित पैटर्न में सजा रहता है। एग्जाम्पल है डायमंड, ग्रेफाइट, सोडियम क्लोराइड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। मीन्स वे ठोस जिसमें अवयवी कण एक नियमित व्यवस्था में, एक निश्चित व्यवस्था में सजे हो तथा जिसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति हो, इस प्रकार के ठोस को हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्लियर। चलिए दूसरा है आपका एमॉर्फस सॉलिड।
एमॉर्फस सॉलिड का मतलब हुआ अक्रिस्टलीय ठोस, जिसमें एटम आयंस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए और जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं हो। तो इस प्रकार के ठोस को हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं और इसी को हम सूडो सॉलिड भी कहते हैं डियर स्टूडेंट। क्लियर है? इसलिए यहाँ हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को दिखाएं जिधर एट ए रैंडम ऑर्डर में, जिधर मन तिधर। एग्जाम्पल है रबर, प्लास्टिक एंड ग्लास। क्लियर है? अब रही बात डियर स्टूडेंट, आप पूछोगे कि सर व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय और एमॉर्फस सॉलिड्स में कौन कौन से मेजर डिफरेंस हैं सर, उस चीज को आप जरा सा गौर से देखिए। सबसे पहला है मेजर डिफरेंस क्या है, जरा गौर से देखिएगा आप, एक एक करके हम डिटेल से आपको बतला रहे हैं। पहला है डियर स्टूडेंट कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न, एक निश्चित व्यवस्था में सजा होना चाहिए। इसमें कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होना चाहिए, कोई निश्चित व्यवस्था नहीं। दूसरा है कि दिस सॉलिड इज नॉन एज ट्रू सॉलिड, वास्तविक ठोस कहते हैं। एंड दिस सॉलिड इज नॉन एज सूडो सॉलिड, है ठोस लेकिन इसको हम ट्रू सॉलिड में नहीं आता है, आभासी ठोस। डियर स्टूडेंट तीसरा पॉइंट है दीज हैव द डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होता है और एक निश्चित ताप पड़ेंगे या पिघलेगा, तो डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन इसका इनडिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट डिफिनिट नहीं होता। चौथा आपका लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इसके क्रिस्टल आपको लंबे लंबे मिलेंगे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का, और दीज आर नोन एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर, छोटे छोटे क्रिस्टल। पांचवा पॉइंट है एनिसोट्रॉपिक। एनिसोट्रॉपिक मीन्स हुआ विषम देशिक, और ये है आइसोट्रॉपिक मतलब समदेशिक। एनिसोट्रॉपिक का मतलब हुआ कि यदि भौतिक गुण का मान भिन्न भिन्न डायरेक्शन में अगर भिन्न भिन्न होता है तो इस प्रॉपर्टीज को कहते हैं डियर स्टूडेंट एनिसोट्रॉपिक। और अगर भौतिक गुण का मान भिन्न भिन्न डायरेक्शन में समान होता है तो इसको हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक। क्लियर है? सबसे अंतिम पॉइंट है कि दिस हैव द डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप, इसका निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है लेकिन इसका निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है। तो दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैंने आपको क्रिस्टलाइन तथा एमॉर्फस सॉलिड्स के बीच में कौन क्या क्या अंतर है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस के कितने प्रकार हैं, कितने भागों में विभाजित किया गया है। और ये क्वेश्चन आपका 2026 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए हैं 2026 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान से देखना है। क्रिस्टलाइन ठोस के प्रकार, कहते हैं कि क्रिस्टलाइन ठोस को हम 4 भागों में विभाजित किए हैं डियर स्टूडेंट। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स। कौन कौन? पहला है आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस। दूसरा है मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस। तीसरा है कोवेलेंट सॉलिड, सहसंयोजक ठोस। और चौथा है मेटेलिक सॉलिड, धात्विक ठोस। 4 प्रकार के क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आयनिक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड तथा मेटेलिक सॉलिड। क्लियर? आपको याद क्या रखना है डियर स्टूडेंट, सभी ठोस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अवयवी कण तथा उनके बीच जो फोर्स लग रहा है, लगने वाला फोर्स, वो आपको याद रखना। आयनिक ठोस में डियर स्टूडेंट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है आयंस, एंड दीज आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इसमें अवयवी कण आयंस होते हैं और इसमें लगने वाला आकर्षण बल है विद्युत आकर्षण बल। क्लियर? चलिए दूसरा चलते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में अवयवी कण होते हैं मॉलिक्यूल्स, अणु, और इनके बीच 3 प्रकार का फोर्स लगता है डियर स्टूडेंट। पहला डिस्पर्सन फोर्स, परिक्षेपण बल। दूसरा डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, यहाँ आपका डायपोल डायपोल अट्रैक्शन देना है, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। 3 प्रकार का बल लगता है। कोवेलेंट सॉलिड्स में आपका है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम, एंड दीज एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं।
मेटेलिक सॉलिड्स में अवयवी कण मेटल पॉजिटिव आयंस एंड दीज मेटल पॉजिटिव आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय द मेटेलिक बॉन्ड, धात्विक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। क्लियर है? तो आपको डियर स्टूडेंट इस चारों प्रकार के ठोस में आपको याद रखना है कि सभी का कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं और इनमें कौन प्रकार के बल लगते हैं। क्लियर है? चलिए अब सबका हम एग्जाम्पल भी दिए। इसमें आप देखिए आयनिक ठोस में NaCl और KCl का एग्जाम्पल है। जब भी ये टूटेगा Na+ और Cl- कैटायन और एनायन में, और इस दोनों के बीच जो बल लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें है डियर स्टूडेंट सॉलिड N2O2S2, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल है डायमंड और ग्रेफाइट। ये चीज़ हम पहले भी आपको बता दिए, आप पिछले वीडियो में आप जाइएगा। डायमंड विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इसके बारे में मेरा पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मेटेलिक सॉलिड्स में आपका है Ag, Au, Fe। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण था जो हमने आपको डिटेल से बताया कि उनमें कौन कौन से अवयवी कण हैं, कौन कौन से बल लगता है और उसके कौन कौन से एग्जाम्पल है। क्लियर है? चलिए डियर स्टूडेंट, इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका स्पेस लेटिस एंड यूनिट सेल, मीन्स क्रिस्टल जालक तथा इकाई कोष्ठिका। क्रिस्टल जालक तथा इकाई कोष्ठिका, यहाँ देखिए हम 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाए हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि एटम आयंस कितना रेगुलर पैटर्न में सजा हुआ है। इस तरह से आपका एकदम रेगुलर पैटर्न में एटम आयंस मॉलिक्यूल सजा हुआ है। कहते हैं कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, 3 डायमेंशनल का मतलब हुआ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और तीनों एक्सिस एक दूसरे का परपेंडिकुलर होना चाहिए। हम कहते हैं कि इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में एटम आयंस मॉलिक्यूल्स की नियमित व्यवस्था को ही हम क्रिस्टल जालक कहते हैं, स्पेस लेटिस कहते हैं। तथा ये जो छोटी इकाई जिसको हम डार्क की है, ऐसा इकाई जो है यूनिट सेल इसमें बहुत सारा होगा। तो कहता है कि वह छोटी इकाई जिसके पुनरावृत्ति करके, जिसके रिपीटेशन करके हम इस पूरे स्पेस लेटिस का निर्माण करते हैं, उस छोटी इकाई को हम यूनिट सेल कहते हैं। मीन्स वह छोटी इकाई जिसके रिपीटेशन से, जिसके पुनरावृत्ति से हम इस स्पेस लेटिस का निर्माण करते हैं, उस छोटी इकाई को हम यूनिट सेल कहते हैं। क्लियर है डियर स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिर यूनिट सेल के कितने प्रकार हैं या यूनिट सेल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो यूनिट सेल को हम 4 भागों में विभाजित किए हैं डियर स्टूडेंट। पहला आपका सिंपल क्यूबिक, SC, शॉर्टकट में SC। कहा जाता है कि यदि आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर घन के 8 कॉर्नर पर उपस्थित हो, सिर्फ 8 कॉर्नर पे, यदि एटम आयंस मॉलिक्यूल्स अगर घन के सिर्फ 8 कॉर्नर पर उपस्थित हो, तो इस प्रकार के यूनिट सेल को हम सिंपल क्यूबिक कहते हैं। दूसरा है डियर स्टूडेंट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब BCC। कहता है कि यदि एटम आयंस मॉलिक्यूल्स घन के 8 कॉर्नर पर तो उपस्थित हो ही, साथ ही साथ एक एटम घन के बीच केंद्र में अगर उपस्थित होता है, तो इस प्रकार के यूनिट सेल को हम BCC कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं। क्लियर है? तीसरा है डियर स्टूडेंट फेस सेंटर्ड क्यूबिक, FCC। कहता है कि घन के 8 कॉर्नर पर तो एटम होना ही चाहिए, यानी कि घन के 8 कॉर्नर पर तो एटम होना ही चाहिए, लेकिन आपका यदि एटम 6 फलक पर भी उपस्थित है, 6 फेस पर भी उपस्थित है, तो इस प्रकार की यूनिट सेल को हम कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्लियर है? और चौथा और अंतिम है डियर स्टूडेंट इंड सेंटर्ड क्यूबिक, ECC। कहने का मतलब एटम आपका 8 कॉर्नर पर तो होना ही चाहिए और 2 अपोजिट फेस पर अगर होता है, तो इस प्रकार के यूनिट सेल को इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। तो यहाँ आपको पोजीशन समझ में आ रहा है कि सिंपल क्यूबिक 8 कॉर्नर पे, BCC 8 कॉर्नर के अतिरिक्त एक एटम बीच सेंटर पर, FCC में 8 कॉर्नर के अतिरिक्त 6 फलक पर होना चाहिए, और इंड सेंटर में 8 कॉर्नर के अतिरिक्त 2 आमने सामने फलक पर उपस्थित होना चाहिए।
तो आशा करता हूं कि अभी तक जितना भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया आपको बहुत बेहतर लगा होगा। और यदि आपको बेहतर लगा है तो चैनल केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार का कंसेप्चुअल वीडियो मैं प्राय आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए, थैंक यू।